All right. Hello everyone. Today we will discuss machine learning revision. आज अगर हम किसी भी जगह पे जाएं, चाहे वो जॉब्स के लिए हो या फिर किसी एकेडमिक डिस्कशंस के लिए हो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आपको एआई आता है? और आज इस सवाल के जवाब के लिए एआई का जो सबसे ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग, उसको आज हम समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे एक छोटे से बच्चे को हम समझाते हैं ना, ठीक वैसे ही आज एक कोशिश रहेगी कि मशीन लर्निंग के जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है और एक एक लर्निंग के अंतर्गत हर जो एल्गोरिदम्स है उसको बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लाइव एग्जांपल से हम समझेंगे। और इसके बाद अगर आप फर्दर मशीन लर्निंग के कुछ और वीडियोस या फिर और रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि इस एल्गोरिदम को, इस लर्निंग को एक्चुअली में एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है और हम इसको हमारे इंप्लीमेंटेशंस में कैसे और क्यों यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मशीन लर्निंग का रिविजन वेरी सिंपल मैनर में। पीपीटी के पहले पेज में आप देख सकते हैं, पहले क्या, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें, किसी भी पेज पे कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि हर एक पेज में आज जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही हम आज आपको समझाएंगे बहुत आसानी से। पहली बात, भैया मशीन लर्निंग होता क्या है, पहले ये बताओ। देखो आसानी से समझो, मान लो कि ये एक वीडियो कैमरा है, ये एक वीडियो कैमरा है और इस वीडियो कैमरे में एक फुटबॉल मैच रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इस तरफ एक प्लेयर है, इस तरफ एक और प्लेयर है, इस तरफ गोल बॉक्स और इस तरफ गोल बॉक्स। पहले चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम बोलेंगे उसके आगे। अब मान लो कि इस प्लेयर को जर्सी नंबर 7 दिया गया हुआ है और इस प्लेयर को जर्सी नंबर 10। भैया नाम ही बता दे सकते थे, अच्छा रहता, समझ में आता। छोड़ो ना यार, डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं। अब देखो, जब मशीन, ये जो मशीन है ये है मशीन, इसको मैं एम लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये मशीन इस पूरे गेम को रिकॉर्ड कर रहा है। ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है और मशीन के पास कुछ आइडिया नहीं है। मशीन ये देख रहा है कि ये जो 7 नंबर प्लेयर है वो इस तरफ गोल करने के लिए उत्सुक है और ये जो 10 नंबर प्लेयर है वो इस तरफ गोल करने के लिए उत्सुक है। जब 10 नंबर प्लेयर इस तरफ गोल कर देते हैं तो नीचे एक स्कोर कार्ड रहता है। इस स्कोर कार्ड में 10 नंबर प्लेयर की तरफ यहां पे 1 लिखा गया और यहां पे 0 का 0 ही रहा। और जब ये गोल स्कोर हो गया 10 नंबर प्लेयर की वजह से, तो ये 7 नंबर वाला प्लेयर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया और 10 नंबर वाला प्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो मशीन को दिखा 3 चीज। पहला, ये जो स्कोर बॉक्स ये अपडेट हुआ, 10 नंबर प्लेयर ये खुश हुआ और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। दूसरी तरफ इस प्लेयर ने भी यहां पे गोल किया, सेम घटना यहां पे भी हुआ कि यहां पे 1 आ गया, ये प्लेयर हैप्पी हुआ और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। ऐसा हुआ और इसके बाद गेम खत्म। यानी कि दोनों के पास एक एक स्कोर है, ये इधर गोल करके खुश हुआ, ये इधर गोल करके खुश हुआ। और मिशन को ये भी दिखा कि ये जो प्लेयर है ये इस साइड को डिफेंड कर रहा था और ये जो प्लेयर है वो इस साइड को डिफेंड कर रहा था। अब मशीन को
इन सब के बारे में आइडिया लग गया। अब मशीन ने क्या देखा इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को, और मशीन को आइडिया हुआ कि जब ये जो बॉल है, अगर बॉल इस तरफ आके इस जाल में जाता है तो ये खुश होता है, और जब बॉल इस तरफ आके इस जाल में जाता है तो ये खुश होता है। जब बॉल यहां पे आया तो इस प्लेयर के लिए एक आ गया, जब यहां पे आया तो इसके लिए एक आ गया। मतलब मशीन को यह पता चल गया कि अगर बॉल जाल में जाएगा तो यहां पे एक आएगा, यहां पे स्कोर अपडेट होगा। इसको मशीन को समझ में आ गया। दूसरी बात, जब ये बॉल इधर आएगा तो ये करेगा डिफेंस, ये करेगा डिफेंस, और ये करेगा अटैक। और दूसरे केस में जब बॉल इधर आएगा तो ये करेगा डिफेंस और ये करेगा अटैक। तो मशीन को अब समझ में आ गया कि फुटबॉल का मतलब ये है कि दोनों प्लेयर्स, दोनों टीम खेलेंगे, और एक तरफ अगर गोल करने के लिए कोई एक आएगा तो दूसरे टीम के प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स उसको रोकेंगे, पर उसके सेम टीम के प्लेयर्स नहीं रोकेंगे। और दूसरी तरफ अगर ये सेम घटना हुआ तो यहां पे भी एक ही चीज होगा। तो मशीन को जब हम ये चीजें, मैंने जो भी अब तक बोल दिया, अगर सोचो मैंने जो भी अब तक बोला, अगर उसको मैंने, ये एक बड़ा सा ब्लैंक पेपर है और मैंने जो भी बोला वो मैंने यहां पे लिख दिया, वो मैंने यहां पे लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ डेटा। मैंने ये डेटा लिख दिया और इस डेटा को इस मशीन के पास भेज दिया। ठीक है, अगर मैंने इस डेटा को इस मशीन के पास भेज दिया, या फिर मान लो इस मशीन को जो ऑपरेट कर रहा था उस इंसान के पास अगर भेज दिया, अगर इसके पास ये डेटा मैंने भेज दिया, तो फिर इसे समझ में आ जाएगा कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। या फिर अगर उसने इस टूर्नामेंट को देखा, मान लो कि इस मशीन को अब हम इंसान में बना चुके हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हो गया है, ये ट्रांसफॉर्मर्स हो गया है, ठीक है। अब जब उसने ये भी देखा तो उसको इससे भी समझ में आ गया कि अच्छा तो ऐसे फुटबॉल खेला जाता है। मतलब हमने पूरा का पूरा उसको लेबल्ड करके दिखा दिया। लेबल्ड मतलब कि भाई देखो इनपुट ऐसा हो तो आउटपुट ऐसा होना चाहिए, या फिर उसको खुद मैच देखना पड़ा और उसके बाद उसे समझ में आ गया कि अच्छा कि ऐसे फुटबॉल खेला जाता है। जब मशीन ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको अपने आप सीखता है और खुद डिसीजंस लेता है कि क्या हो सकता है, बॉल अगर दूसरे नेट की तरफ जाए तो कौन खुश हो सकता है, कौन दुखी हो सकता है। जब इसको आइडिया मशीन कर लेगा, इसका मतलब उसको हम बोलेंगे मशीन हैज लर्नड, या फिर इस पूरे टाइप के फिनोमेनन को हम बोलेंगे मशीन लर्निंग। क्लियर है? हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया, हमने कोई यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स मेंशन नहीं कर दिया, हमने बस एक इवेंट उसके सामने रख दिया। आइदर वो इवेंट को मशीन को खुद देखना पड़ा, या फिर उस पूरे इवेंट को हमने डेटा के फॉर्म में क्या होने से क्या होगा इसको हमने लिख के उसे दे दिया। तो ये है मशीन लर्निंग। अगर आप मशीन लर्निंग के डेफिनेशंस की बात करें तो ये होगा special ability to learn from data and improve performance.
without explicitly programmed. तो हम उसको बोलेंगे मशीन लर्निंग। ठीक है, हमने यहाँ पे एआई के बारे में कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट मशीन लर्निंग पे कूद गए। क्यों कूद गए? क्योंकि हमको पता है कि देखो पहले इसको क्लियर करो, उसके बाद बाकी चीजों को अपने आप क्लियर कर देंगे, या फिर हर जगह पे तुमको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा कि एआई से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कैसे क्या होता है नहीं होता है, उससे हम नहीं जाएंगे। हम अपने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करें। पता चल गया मशीन लर्निंग क्या होता है। अब देखो मशीन लर्निंग को हम, अगर हम यहाँ पे लिख दें मशीन लर्निंग, तो इसको हम बोलते हैं कि एक मशीन, अब तुमको मैंने दिखा दिया ना कि मशीन को मैंने दोनों तरफ से सिखाया। कैसे सिखाया भैया? एक तो आपने एक पेपर पे पूरा का पूरा डेटा फॉर्मेट करके दे दिया मशीन को, मशीन उससे सीख गया, या फिर आपने मशीन को पूरा का पूरा दिखाया और फिर मशीन को सीखा, फिर मशीन को सीखने को मिला। पर आपने तो बस दो ही चीज बताई, मशीन को हम चार तरीके से सिखा सकते हैं। और इसके बाद मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे फुटबॉल सीखा। मशीन को हम चार तरीके से सिखा सकते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्न, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड, तीसरा है रीइंफोर्समेंट, और चौथा है सेमी सुपरवाइज्ड। देखो कॉन्सेप्ट का खेल तो चलता रहेगा, डेफिनेशंस तो चलते आएंगे। पहले कहानी सुन लो, जैसे ऐसे सुन लिया। अब एक कहानी बताते हैं, पहले वो सुनो। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देते हैं। अब देखो मैं तुम्हें अपने फुटबॉल लर्निंग के एक्सपीरियंस को बताता हूँ। जब मैं, मुझे पहले से फुटबॉल खेलना नहीं आता था, ठीक है। मैंने पहले, जब मेरे घर पे पहला कंप्यूटर आया 2015 में, पहले मेरे घर में कंप्यूटर आया, और तब मैंने यूट्यूब पे एक प्लेयर को देखा जिसे आज की जनरेशन शायद याद नहीं रख पाएगी। हमारे जनरेशन के वो लेजेंड थे, मतलब मेरे भैया के जनरेशन के। उनका नाम था रोनाल्डिनो, और वो खेलते थे ब्राजील के लिए। वो ब्राजील के प्लेयर थे और बार्सिलोना में भी खेलते थे। ठीक है, विस्का बारसा टू ऑल बारसा फैंस। अब देखो जब मैंने उनके खेलने के अंदाज को देखा ना, तब मुझे पता लगा कि, तब मैंने उनके खेलने के अंदाज के समय पे ये भी सुना कि कमेंट्री सुनी मैंने, कमेंट्री पे सुना एक चीज जो वहां पे हर कोई बोल रहा था, मतलब कमेंट्री पे जो बाकी लोग होते हैं वो भी बोल रहे थे, ही हैज स्कोर्ड बाय परफॉर्मिंग अ बेस्ट ड्रिबल। ड्रिबल मतलब कि हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब जो बातें हम बोलते हैं कि मतलब डिफेंस को टपका के हमने गोल किया, हमने प्लेयर को कंफ्यूज कर दिया,
हमारे पैर के स्किल से, हमारे खेलने के स्किल से। तो इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। अब इस पे फोकस मत करो, बस ये समझो। कमेंट्री में मुझे पता लगा ड्रिबलिंग शब्द के बारे में, और मैंने देखा कि ये ड्रिबलिंग, अब मैंने दो तरीके से सीखा। पहले मैंने किया एक बहुत ही टाइमिंग वाला अप्रोच, कि मैं उस वीडियो को ही बार बार देखता गया, रिपीटेड तरीके से मैं उस वीडियो को ही बार बार देखता गया, और ये देखा कि उस वीडियो में कब ये ड्रिबलिंग वर्ड आ रहा है, और जब ये ड्रिबलिंग वर्ड आ रहे हैं तब रोनाल्डिनो क्या कर रहा है। पहले मैंने ये देखा। दूसरी तरफ मैं इस वर्ड को मैंने लिखा हाउ टू ड्रिबल, और ये यूट्यूब पे सर्च करके इसको ही वीडियो देख डाला। अब देखो, यूट्यूब पे जब मैंने देखा तब उसने मुझे बताया कि देखो ड्रिबल ऐसा होता है और ऐसे किया जाता है। मतलब मुझे इनपुट मिला कि ड्रिबल कैसा होता है, मुझे इनपुट मिल गया ना, मुझे इनपुट मिला कि ड्रिबल ऐसा होता है, और फिर मुझे वैसे दिखाया भी गया कि ड्रिबल ऐसा होता है। मतलब जब इनपुट और आउटपुट मुझे दोनों ही यूट्यूब से मिल गया, मुझे दोनों ही यूट्यूब से मिल गया। ठीक है, ठीक है, मुझे दोनों मिल गया यूट्यूब से। अच्छा, तो इसको ड्रिबल बोलते हैं। मतलब जब मैंने ये इनपुट दिया, इसको मैंने इनपुट दिया ना, इसको मैंने इनपुट दिया, और आउटपुट में मुझे दिख गया कि ड्रिबल कैसे किया जाता है। मतलब मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल है, इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर? और ये मैंने जब बार 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 देखा कि ड्रिबल कब बोला जा रहा है कमेंट्री में, तब मैंने देखा कि अच्छा, जब बॉल को लेकर हम इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ करके गोल मारते हैं तो उसको ड्रिबल बोला गया। मतलब मेरे पास कोई इनपुट तो आया कि ड्रिबल नाम का शब्द, ये इनपुट है, ये वर्ड मेरे पास इनपुट है, पर मेरे पास कोई आउटपुट नहीं था, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। यहाँ पे जैसे यूट्यूब वीडियो ने मुझे सिखा दिया, पर यहाँ पे कोई सिखा नहीं रहा। मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, बार बार एक पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पे इस ड्रिबल वर्ड को हम बार बार यूज कर रहे हैं, और उस ड्रिबल वर्ड के यूज होने के समय में रोनाल्डिनो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। इससे मुझे पता चल गया कि अच्छा, मुझे पैटर्न मिल गया कि जब आपके सामने डिफेंस आए तो उस समय डिफेंस को गुमराह करने के लिए बॉल को इस फुट से इस फुट पर बॉल को ऐसे जिगजैग वे में लाके 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 ऐसे करके हमको गोल करना है। हमको ये पता चल गया, मुझको पैटर्न दिख गया। ठीक है, एक और तरीके से भी मैं सीख सकता था कि देखो, एक और तरीके से भी मैं सीख सकता था। मुझे ये सब तो नहीं पता, मैं पहले गया मेरे दोस्तों के पास में गया, और दोस्तों के पास जाने के बाद मैंने इस वर्ड का मेंशन कर दिया। अब दोस्त ने मुझे बताया कि देख ऐसे 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 करते हैं, उन्होंने बस ये तक बोल दिया कि ऐसे 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 करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ तो आउटपुट मिला ना, कुछ तो मिल गया। पर अब मैं ये सीख के आ गया चौड़ में, और मैंने उसको ही बोल डाला जो बहुत ही अच्छा डिफेंडर है, और मैंने उसको बोल डाला कि अपने इन 3 डिफेंस को मेरे सामने खड़ा कर दे और मैं आऊंगा बॉल लेकर ड्रिबल करने में। तो उसने मुझे बोला, देख अच्छी बात मान, मत कर ऐसा, पैर वैर टूट जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो नहीं सुना किसी की। तो मैंने क्या किया, मैं जाके उसको सामने आके ड्रिबल करने के लिए कोशिश करता गया, पर मेरा मतलब बार बार फोकस हट जा रहा था, मैं इस तरफ से जा रहा था, नहीं जा पाया। तो
मैंने दूसरे तरीके से जाने का सोचा, ऐसे करके भी ऐसे जाने की सोचा, फिर भी नहीं हो पाया। तो अगर देखो, तो इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह पे मेरे सामने मुझे आउटपुट निकालना है, मुझे आउटपुट निकालना है। और ये मैंने क्या किया, ये मैंने हिट एंड ट्राई किया। मैंने पहले इस वे से मैं जाने का कोशिश किया, ये एक नंबर वे है, ये मेरा दूसरा नंबर वे है, अरे यार ये मेरा दूसरा नंबर वे था। अब मैं एक और वे पे गया जहां पे मैंने इन सबको गुमराह करके इस तरफ से जाने का सोचा, तो ये तीसरा वे था। पर अंत में जब मैं ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे निकला, चौथा वे, तो इससे मैं सक्सेसफुल हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इससे मुझे सक्सेस मिल गया। पर इन जगहों पे मुझे फेलियर्स मिले, ठीक है। तो मैं इससे ऐसे भी सीख सकता था, ऐसे भी मुझे आइडिया लग गया, है ना, ऐसे भी मुझे आइडिया लग गया। और एक और तरीके से भी सीख सकता था, वो क्या है कि जब मैंने एक कोच के पास में गया और एक कोच ने मुझे बताया कि ड्रिबल कैसे किया जा सकता है, जैसे मैं यहां पे बोला गया, ठीक है, जैसे यहां पे बोला गया। और इसके बोलने के बाद मैंने जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसा किया। पर उस समय कोई ट्रायल करने का समय नहीं था, मैंने बस प्रैक्टिस किया, मैंने बस प्रैक्टिस किया, सिंपल, बस प्रैक्टिस। मैंने लर्न किया, उसके बाद प्रैक्टिस किया, और फिर मैं सीख गया। तो अब देखो, मैंने तुम्हें चार तरीके से समझाया ना, अब इन चार तरीकों को ही मैंने यहां पे लिखा है। जब जब समझो, जब मैंने ये इनपुट आउटपुट जब मैंने यूट्यूब से देखा, और यूट्यूब से देख के मैंने यूट्यूब को ही मैंने इनपुट दिया और यूट्यूब से मुझे आउटपुट मिला, मतलब मुझे एज अ फॉर्म ऑफ डेटा मुझे यहां पे मिल गया, एज अ फॉर्म ऑफ डेटा जब मुझे यहां पे आउटपुट मिला, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये है सुपरवाइज्ड। मतलब मेरे सीखने को यूट्यूब ने सुपरवाइज किया, मॉनिटर किया, तो ये हो गया सुपरवाइज्ड। जब यूट्यूब को परवाह है ही नहीं कि भाई तू सीखे या ना सीखे, मुझे उससे क्या, तू अब तू पैटर्न समझे या ना समझे, मुझे उससे क्या, तो उसका सुपरवाइज नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे अनसुपरवाइज्ड। ठीक है भैया, हाँ भैया। जब हमने हिडन ट्रायल किया, इसको हम बोलेंगे, और हिट एंड ट्रायल कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके मुझे समझ में आ गया कि अच्छा मुझे इस तरीके से खेलना है। इसको जब मैंने खुद को खुद समझाया कि देखो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसको हम बोल देंगे रीइंफोर्समेंट। और जब मैंने किसी से सीखा, मतलब कुछ इस तरीके का हुआ, इन्होंने मुझे सुपरवाइज किया और फिर प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया। मतलब उन्होंने अब ये देखा ही नहीं कि मैं कितना सीखा, मैंने क्या सीखा, उन्होंने पहले मुझे सुपरवाइज किया, फिर मुझे प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया। पर भैया ये काम तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हुआ था ना, हाँ थोड़ा सा हुआ था, पर यहाँ पे बस ये वाला पोर्शन हुआ था लर्न वाला, पर प्रैक्टिस वाला नहीं। यहाँ पे मैंने हिडन ट्रायल किया, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब देखो इसमें थोड़ा सा सुपरवाइज तो हुआ था ना मेरा, थोड़ा सा सुपरवाइज तो हुआ था ना, तो इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सेमी सुपरवाइज्ड। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया कि इन चार तरीके के लर्निंग्स क्या होती है। अब हम बिना किसी वक्त को जाया किए आ जाएंगे हमारे मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम्स के ऊपर, जो इन सब पे ही बेस्ड है। पहले हम आएंगे सुपरवाइज्ड के एल्गोरिदम्स पे। अब देखो, बिल्कुल बेसिक है और एकदम बेसिक ओवरव्यू ले लो कि क्या होता है।
सुपरवाइज्ड में मैक्स टू मैक्स जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं और जो बेसिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जो एल्गोरिदम है वो है लीनियर रिग्रेशन। अब भैया इस रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन का मतलब है कि कुछ डिसीशंस लेना। सिंपल याद रखो, जैसे अगर तुमको मैंने ये बोल दिया, एक कहावत है ना, नो पेन नो गेन। इस कहावत को सुना हुआ है ना? यही है लीनियर रिग्रेशन। भैया क्या बोल रहे हो, इंग्लिश में हमको लीनियर रिग्रेशन सिखाया गया था क्या? हाँ, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते कि पेन के साथ गेन का कैसा रिलेशन है। मतलब अगर मुझे ये पता चल गया कि मुझे किसी चीज को गेन करने के लिए पेन ज्यादा अपने शरीर पे लेना पड़ेगा, तो इससे मुझे पता चल गया कि कितने गेन के लिए कितना पेन चाहिए। या फिर अगर मैंने पढ़ाई अच्छा किया तो मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टडी प्रोपोर्शन है मार्क्स का, कह सकते हैं ना? तो यही है मतलब, लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये है कि हमको इसको पता करना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई इनपुट है तो उस इनपुट को आउटपुट के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है। भैया एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे कि अगर हम डेटा साइंस के लिए इसको यूज करें तो क्या बोल सकते हैं? जैसे देखो, मैंने बोला कि ये एक बॉय है, ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, ये बॉय 3 है, ये गर्ल 1 है, ये गर्ल 2 है। ठीक है, और ये सब एक दुकान पे आए। बॉय 1 ने अपने लिए अब बॉय 1 ने अपने लिए, देखो समझो इस एग्जांपल को, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। बॉय 1 ने अपने लिए एक चीज खरीदा, वो है की चेन। बॉय 2 ने भी यही खरीदा, बॉय 3 ने भी यही खरीदा, गर्ल 1 ने खरीदा नेल पॉलिश, और गर्ल 2 ने भी यही खरीदा। अब समझो, अगर अब कोई बॉय 8 आ गया और गर्ल 7 आ गया, तो क्या हमको ये पता नहीं चलेगा कि इसे क्या चाहिए और इसे क्या चाहिए? भैया कुछ तो आइडिया कर सकते हैं ना, यही लीनियर रिग्रेशन। मतलब हमको देखो, हमको इन तीनों लड़कों ने समझाया कि देखो लड़कों का चॉइस, और दोनों लड़कियों ने समझाया लड़कियों का चॉइस। तो जब मुझे अपने दुकान पे कोई और एक लड़का और लड़की देखने को मिलेंगे, तो मुझे पहले लड़के के लिए कीचेन और लड़की के लिए नेल पॉलिश आगे रखना होगा। ये एक प्रेडिक्शन है, ये कोई एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है कि लड़के ने अपने किसी दीदी या बहन के लिए नेल पॉलिश खरीदने का सोचा और लड़की ने भी अपने भाई या भैया के लिए कीचेन खरीदने का सोचा, ये भी हो सकता है। पर प्रेडिक्शन ये है कि अगर लड़की और लड़के आए तो इन दोनों प्रोडक्ट में से ही कोई एक प्रोडक्ट ऑप्ट होगा। तो ये है लीनियर रिग्रेशन, समझ गए? अब दूसरा है, वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। भैया अब ये क्या है? अब देखो, लॉजिस्टिक का मतलब है कि बस भैया हमको हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, यही लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। इसका मतलब भैया, जब तुम्हारा एग्जाम एकदम, मतलब तुम्हारे एग्जाम के समय में तुम्हारे पेपर के ऊपर बिल्कुल तूफान बह गया, और उस तूफान की वजह से जो बारिश हुई
उस बारिश में तुम्हारा पेपर धुल गया, ठीक है, मतलब तुम समझ पा रहे होगे कि तुम्हारा एग्जाम कितना अच्छा गया है, कितना बेहतरीन गया है तुम्हारा एग्जाम। मतलब तुम्हारे घर वाले तो तुमको मतलब बेहतरीन तरीके का जूता देंगे, ठीक है ना। अब जूता कहाँ पे देंगे ये तो तुम्हारा मतलब रिजल्ट के अनुसार डिसाइड होगा। तो इसका मतलब जब तुम्हारे इस एग्जाम के बाद एक टॉपर टाइप का बच्चा अगर तुम्हें ये पूछा कितने आएंगे, जब तुम्हारे टॉपर टाइप के दोस्तों ने तुमसे ये पूछा कितने आएंगे, और इसको पूछने के बाद तुम्हारे जवाब देने से पहले ही उसने पूछ दिया अच्छा या बुरा, देखो मतलब तुमको दोनों चॉइस दे दिया गया, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। जब तुमको इस दोनों चॉइस के किसी एक चॉइस से रिलाई करना होगा, इसको हम बोल देंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। समझ में आया ना। मतलब अच्छा यानी कि यस, बुरा यानी कि नो, मतलब दोनों ऑप्शंस है ना। तो इन दोनों ऑप्शंस में जब हमको किसी एक को सिलेक्ट करना है तो वो हम बोल देंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंडर में है भाई। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कमाल है। बस हाँ या ना में जवाब दो, प्रेडिक्शन हम यही बोलेंगे। पेपर दे दिया ना, अब मेरा जो प्रेडिक्शन होगा दूसरे का वो नहीं भी हो सकता है, तीसरे का वो भी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बॉय 8 को पूछा कीचेन दू, कीचेन की जरूरत है, तो बॉय 8 या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। तो अगर इस केस में यस और नो का आंसर है तो वो हम बोलेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंडर में है। यस और नो से पता चल रहा है कि ये जो लड़का है इसको कीचेन की प्रोबेबिलिटी से हम हाँ में लाएंगे या फिर ना में लाएंगे, ठीक है। अब तीसरा है डिसीजन ट्री कि भैया अब देखो मैं एक ही एग्जांपल पे तुमको सब कुछ समझा रहा हूं। डिसीजन ट्री, अब देखो, अब दुकानदार है थोड़ा सा चालू, दुकानदार ने बॉय 8 को पूछा भाई क्या लगेगा, कीचेन दूं। अब उस दुकान में लड़के के साथ बहुत सारी लड़कियां भी हैं, और लड़कों का तो एक चीज होता ही है, जब लड़कियां आए तो अपना इमेज बचाने का हर वो कोशिश करेंगे। अब दुकानदार खुद ही लड़का है, तो दुकानदार सोचा कि चलो इस लड़के को थोड़ा सा बुली करते हैं। और जो दुकान में आया गया वो लड़का है वो भी सोच रहा है कि चलो थोड़ा दुकानदार को बुली करते हैं। अब दुकानदार है शाना, लड़का तो है नहीं, भोला भाला है। दुकानदार ने पूछा कीचेन चाहिए, लड़के ने बिल्कुल डांट से बोला हाँ। पर दुकानदार ने बोला कीचेन तो नहीं है, तुम नेल पॉलिश ले लो। सोच, वो उसने बोला कि तुमको कीचेन चाहिए, उसने बोला हाँ, पर उस दुकानदार ने दे दिया नेल पॉलिश। मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या था, जब मैं दुकानदार हूं मेरे पास ऑप्शन था कीचेन देकर उस लड़के के ईगो को सेटिस्फाई करना या तो नेल पॉलिश देकर खुद के ईगो को सेटिस्फाई करना। मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे ना। अब मैंने कौन सा डिसीजन लिया, इस प्रेडिक्शन को हम डिसीजन ट्री के अंदर रखेंगे। समझ में आई बात। मतलब अगर हम कुछ और आसान एग्जांपल दे, यानी कि तुम्हारे पास छाता है, तुम्हारे पास छतरी है, नहीं बाहर बारिश हो रही है, रेन हो रही है बाहर, हाँ, तो फिर कैसे घर जाए, तो दोनों ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस है, या तो रुक जाओ या तो भागो। ये दोनों ऑप्शंस है तुम्हारे पास। तो यहां पे भी वो था ना कि मुझे लड़के का ईगो सेटिस्फाई करना है, बॉय का ईगो सेटिस्फाई करना है, बॉय का ये ईगो सेटिस्फाई करेंगे या खुद का। इस दोनों ईगो के तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस है ना।
हमारा जो डिसीजन है वो इस दोनों चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इस चॉइस को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम उसको देंगे की चेन, तो हम उसको देंगे की चेन। और अगर हमने खुद के ईगो को सेटिस्फाई कर लिया तो हम उसको देंगे एनपी, यानी कि नेल पॉलिश। ठीक है, तो ये डिसीजन हुआ, इसको हम डिसीजन ट्री बोलते हैं। तो देखो, जैसे हमने डीएसए में भी तुम लोगों को शायद पता होगा, तुमने डीएसए में, कि ये दोनों डिसीजन है और इस जगह पे क्या है, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। और इससे हमको पता लगा कि हमको अगर बॉय का ईगो अगर हम इस वाले एज पे लिखेंगे और खुद का ईगो अगर इस वाले एज पे लिखेंगे तो की वाला जो नोड है वो होगा ये है की नोड और ये है नेल पॉलिश का नोड। समझ में आई बात? तो हम इन दोनों में से किसी एक डिसीजन को ले सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, अब एक और एल्गोरिथम है, उसको हम बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर, उसको हम बोलते हैं के एन या के एक सेकेंड, वेट अ मिनट, हाँ, तो इसको फिर से हम लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, ये है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है भाई, हाँ भैया। अब इसको हम कैसे बोलेंगे भैया, नेबर मतलब पड़ोसी ना, हाँ, मतलब पड़ोसी को देखने के बाद हमको पता चलेगा, एग्जैक्टली तुमने अनजाने में ही सही बोल दिया कि पड़ोसी को देखने के बाद पता चलेगा। पर भैया अगर मानो कि ये जो लड़का है ये जो लड़का है, ये तीनों लड़के और ये लड़का अब एक साथ आ गया, अब दुकानदार ने इसको ईगो हट कर दिया, तो अब ये चारों एक साथ आ गए, और चारों जब एक साथ आ गए तो बाकी तीनों को देखकर दुकानदार ने समझा कि अच्छा गलत कर दिया मैंने, अब अगर चाहे तो ये लड़का मुझे कूट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दुकानदार ने पहले क्या सोचा, ये लड़का भोला भाला है और ये तीनों भी भोले भाले हैं। जब इन तीनों को एक साथ दुकानदार ने देखा, सॉरी मतलब इन चारों को जब एक साथ दुकानदार ने देखा तो दुकानदार को यह समझ में आ गया कि इसको की चेन ही चाहिए। पर जैसा कि मैंने बोला, लड़का भोला भाला है, दोस्त भी भोले भाले हैं, तो इसको दुकानदार को कैसे पता चला? जब इन तीनों ने की चेन लिया, इसका मतलब इसके की चेन ही चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं ना। तो यही हमको पता लगा, तो ये तीनों हो गए हमारे नेबर्स। भैया दोस्त है हमारे, इतने इतने बुरे रिलेशन तो मत बनाओ हमारे दोस्त के साथ, हमको छोड़ो भाई, समझो। ये तीनों हो गए हमारे नेबर्स, और इन नेबर्स को देखकर दुकानदार को पता चल गया कि अच्छा इन तीनों को की चेन चाहिए था, तो बेशक इसको भी की चेन ही चाहिए होगा। इससे जब हम ऐसे कुछ डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे तो तब हम इसको बोलेंगे के नियरेस्ट नेबर। तो तुम लोग बोलोगे कि भैया ये तो थोड़ा सा अनसुपरवाइज जैसा हो गया ना। नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास जो इनपुट है ये तो लेबल्ड है, हमने इन तीनों को नहीं पूछा कि तुमको की चेन चाहिए या नहीं चाहिए, हमको इन तीनों से पता चला कि लड़कों की चॉइस की चेन ही है जब वो मेरे दुकान पे आएंगे। तो ये जो इनपुट ये लेबल्ड हो गया, और तब जब दूसरा कोई आया या फिर चौथा कोई आया, हमको पता चल गया उन लेबल्ड इनपुट को देखकर, जिनका आउटपुट भी हमको पता था कि ये इनपुट आएगा तो ये आउटपुट देना है, तब हम बोल देंगे अच्छा तो फिर इस नए इनपुट को यही पुराना आउटपुट मैनेज कर दे पाएगा। यही है सुपरवाइज्ड। बेसिकली ये चार पहले याद रखो, बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए। अब हम अगर इस वीडियो में बहुत ज्यादा लाइक्स या फिर कमेंट्स आएंगे और अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम डिटेल्ड में भी आएंगे हर एक एल्गोरिथम को डिस्कस करने के लिए विद डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अब आएंगे
अगले पेज पर, जो कि है अनसुपरवाइज्ड। ठीक है भैया, पहले लिख देते हैं, चलो। अब है अनसुपरवाइज्ड। अब ये और भी आसान होगा, अगर पहले वाले एग्जाम्पल को समझ गए तो ये और भी आसान एग्जाम्पल्स बनाएंगे। देखो, पहली बात, यहां पे एक आएगा, के मीन्स क्लस्टरिंग। भैया ये पहले वाले की तरह ही है थोड़ा सा। अब क्लस्टरिंग मतलब, देखो क्लस्टर मतलब क्या होता है, एक सैड जो घटना है मैं शेयर करूंगा कि मेरी मदर जो है, उनको बहुत साल पहले बहुत ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा ट्यूमर्स बॉडी के लोअर पार्ट में क्लस्टर बन गया था, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ा। अब इसे दुख होने की बात नहीं है, इसको समझो कि क्लस्टर मतलब क्या है। मतलब वो जो बहुत ज्यादा ट्यूमर्स था ना, वो एक जगह पे आ गया। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो जो ट्यूमर्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि कैंसर क्या है, तो मेरी मदर का वैसा ही स्टेज हो चुका था। तो कैंसर ऐसे ही फैलता है कि जब बहुत ज्यादा ट्यूमर्स एक साथ एक ही जगह पे आकर रैपिडली जब अपने सेल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो जो कैंसर, वो जो डेंजर सेल होते हैं, उनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है, तब वो सारे क्लस्टर्ड सेल एक साथ आकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करते हैं। भैया बायोलॉजी पे क्यों आ गए, समझो, क्योंकि यहां पे भी उसको ही समझाना पड़ेगा। क्लस्टर्ड मतलब कि हमको पता नहीं है, जैसे पता नहीं था कि वो ट्यूमर है या फिर एक नॉर्मल सिस्ट, हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि वो एक डैमेज्ड पार्ट है, ये पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने या फिर डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स ने ये बोला कि देखो, पहले उन सभी क्लस्टर्स को अलग करना पड़ेगा बॉडी से, तभी पेशेंट बच पाएगा। ठीक है, मतलब वो जो क्लस्टर्स है ना, मुझे ये पता लग गया कि कुछ क्लस्टर्स के जो सेल्स है वो शायद ऐसे हैं, ग्रुप में, मान लो कि ये बॉडी के किसी किसी एक पोर्शंस पे है और दूसरे पोर्शंस पे भी थोड़े थोड़े ऐसे हो रहे हैं। तो हमको क्या पता लगा, या फिर ये जो सेल टाइप्स है, तो यहाँ पे एक ऐसा भी है, दो यहाँ पे ऐसे भी है। तो हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि देखो, ये जो क्लस्टर है ना, ये जो एलिमेंट्स के साथ, जो डेटा के साथ एक साथ आए हैं, यहाँ पे भी वो सेम तरीके के डेटा है, यहाँ पे भी वो सेम तरीके का डेटा है, यहाँ पे भी वो सेम तरीके का डेटा है। हमको पता चल गया कि मतलब देखो कि इस क्लस्टर में मौजूद एलिमेंट्स की तरह ही ये डेटा एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब इनका टाइप, अगर मैं यहां पे ये भी बता दूं कि अगर नॉर्मल ब्लड सेल्स कैसे थे, नॉर्मल ब्लड सेल्स थे ऐसे, मोस्टली राउंड थे, और ये थे थोड़े से इलिप्टिकल्स, जो ट्यूमर सेल्स थे। तो जब मैंने ये देखा, और यहां पे भी थोड़े बहुत रेड सेल्स थे, यहां पे भी थे, यहां पे भी थे। तो जब मैंने यहां पे ये देख लिया कि अच्छा भैया, इसका मतलब कि जब जब हमको ये पता चल गया कि ये यहाँ पे कैंसरस भी सेल्स है और नॉर्मल सेल्स भी है, यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी वही, तब मुझे पता लगा कि अच्छा, तो यहाँ पे सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि अगर कुछ ब्लड सेल्स यहाँ पे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको टोटल हम इस एलिमेंट की तरह मान सकते हैं, हाँ भैया। इसको हम इस एलिमेंट की तरह मान सकते हैं, हाँ भैया। इसको हम इस एलिमेंट की तरह मान सकते हैं, हाँ भैया, क्योंकि इनके जो डेटा एलिमेंट्स हैं, उस तरीके का ही डेटा एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है। और ये जो रेड सेल्स है, तो ये रेड सेल्स अगर इनसे अगर डिस्ट्रैक्ट हम करने पे सक्षम हो गए, तो ये रेड सेल्स आएंगे यहाँ पे, ये आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी आएंगे यहाँ पे। तो मतलब देखो, मतलब हमारे पास एक क्लस्टर है व्हाइट क्लस्टर,
व्हाइट क्लस्टर ए है और रेड क्लस्टर बी है, और यहाँ पे भी डेटा व्हाइट और रेड में है, तो यहाँ पे जो व्हाइट एलिमेंट्स है वो इस व्हाइट क्लस्टर में आएंगे और ये रेड क्लस्टर्स पे आएंगे। पर किसी ने इनको बोला है क्या कि तुम व्हाइट हो, तुम रेड हो? बोला है किसी ने? जैसे अगर किसी ने मतलब 90s की कॉमेडी सीन को देखा होगा तो एक बहुत ही फेमस सीन था धमाल का कि मुझे पता है हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम है, तुमको पता है हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है उसमें प्रॉब्लम है। तो यही है। पर अगर हम यहाँ पे भी वही बोले तो इसे देखा कि अगर यार ये अगर मशीन को ये दिख रहा है कि ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स सिमिलर है तो इनको इस क्लस्टर के अंतर्गत रखना है। अगर ये रेड रेड सेल्स इसके सिमिलर है तो इसको इसके अंतर्गत रखना है। अगर ये इन रेड सेल्स को हम इस पे रखते हैं तो ये इसके अंतर्गत रखते हैं। मतलब हम दोनों क्लस्टर को कैसे डिफर कर रहे हैं। देखो कि डेटा अगर व्हाइट वाला है तो इधर आओ, रेड वाला है तो इधर जाओ, इधर आओ इधर जाओ, तो इसको बोलते हैं हम क्लस्टरिंग। हमको पता ही नहीं है अनसुपरवाइज्ड का क्या बताया था मैंने, मुझे पता ही नहीं है कि कैसे होता है चीजों को, मैं देख के समझ गया, व्हाइट टाइप के डेटा को देख के समझ गया कि ये व्हाइट क्लस्टर पे जाएगा, रेड वाले को देख के समझ गया ये रेड क्लस्टर पे जाएगा। समझ में आई बात? बहुत अच्छे समझ में आ गई भैया। अब हम आएंगे दूसरे पे। अब देखो, अब है हायरार्कियल क्लस्टरिंग। अब इसमें हम तुमको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील कराएंगे। ठीक है, जो बच्चे स्कूल अभी जा रहे हैं और 11th क्लास में बेसिकली उनको नॉस्टैल्जिया फील नहीं होगा, पर जो भी कॉलेज में है उनको होगा। हालांकि जो अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, जिनका मतलब फर्स्ट ईयर निकल गया और निकलने के बाद ये भी पता चल गया कि अब भैया जो समझाएंगे उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तुम आ गए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या फिर तुम हो क्लास 11th में, तुम हो क्लास 11th में भैया, एक बहुत ही अनोखा क्लास होता है ये। और क्लास 11th में तुम्हारा स्कूल बदल गया, तुम आ गए जो स्कूल में वो स्कूल था कोएड। ठीक है, अब तो तुम्हारा मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है ना, खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो है अच्छा क्रिकेट खेलते हो तुम, और तुम्हारा स्कूल लगभग और कॉलेज भी लगभग हर महीने 2-3 क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं। नॉर्मल नॉर्मल स्कूल खत्म होने के बाद करते हैं और हर कोई देखने जाता है, और तुमको आता है बिल्कुल जसप्रीत बुमराह टाइप का बॉलिंग और सचिन तेंदुलकर जैसा बैटिंग। ठीक है, तुम ऐसे ऑलराउंडर हो। जब तुमने ऐसा ऑलराउंडर कर लिया तो तुम पहले कहां पे फेमस हुए? पहले तुम फेमस हुए अपने दोस्तों में, तो इन दोस्तों में शायद 2-3 लड़कियां थी। ठीक है, फिर तुम फेमस हो गए अपने क्लास में, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे आए तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम अपने क्लास में फेमस हो गए, और उसके बाद स्कूल में भी फेमस हो गए। मतलब अल्टीमेटली अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा सपना साकार हो गया, तुम चाहते थे कि भैया मुझे फेमस होना है, तुम हो गए फेमस। तो ऐसे देखो, तुम हायरार्की में गए, तुम पहले फ्रेंड से गए क्लास में और क्लास से गए स्कूल लेवल पे फेमस हो गए। तो जब हमको ये पता चल गया कि देखो, जब मैं अगर इसको ऐसे समझाऊं कि भैया अगर हम इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो कैसे समझेंगे कि समझ लो ये है एक क्लस्टर, ये क्लस्टर बताता है, ये क्लस्टर बताता है कि कितने लोग वेजिटेरियन है। ठीक है, और इस क्लस्टर्स में से ये जो ये जो क्लस्टर है, ये वो क्लस्टर है जो ये वो क्लस्टर्स है जो वेजिटेरियन तो है बट हेट्स अनियन।
हेट्स अनियन, और इनके अंदर भी एक क्लस्टर है। और ये जो क्लस्टर है यहाँ पे सभी लोग वीगन है, मतलब ये वीगन भी है एंड वेट ओनली ईट वेजिटेबल्स बट नॉट अनियन। अब जो वीगन है वो तो एनिमल के बॉडी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, मतलब जो वेजिटेरियन है वो तो पनीर भी खा लेते हैं, पर ये लोग प्याज भी नहीं खाते और ये तो पनीर तक भी नहीं खाते। तो इसका मतलब, और अगर यहाँ पे एक डेटा आया, यहाँ पे अगर एक डेटा आया, ये समझ लो कि ये भाई साहब हमारे डेटा है, ये भाई साहब हमारे डेटा है, और ये अगर आए तो ये आए इस वीगन कैटेगरी के अंदर, और ये है भी वीगन। और जब ये आए तब इनको पता लगा कि अच्छा मैं वीगन भी हूं, मुझे अनियन भी पसंद नहीं है और वेजिटेबल्स भी खाता हूं, तो मैं अल्टीमेटली तो इस पूरे डेटा पॉइंट का ये पार्ट हुआ ना, इस पूरे का ही पार्ट हुआ ना। तो ये है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि मुझे इतना पता चल गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल ग्रुप से बड़े ग्रुप में जाना पड़ता है, स्मॉल ग्रुप से बड़े ग्रुप में जाना पड़ता है। तो अगर इस डेटा में कुछ भी चेंज हो गया, यानी कि ये जो बंदा है, अगर इस बंदे ने गलती से अगर कोई एनिमल बॉडी प्रोडक्ट खा लिया, यानी कि अगर मिल्क खा लिया, पनीर खा लिया, तो वो आ जाएगा इस वाले क्लस्टर में, थोड़े से बड़े वाले क्लस्टर्स में। और अगर उसने प्याज भी खा लिया तो आ जाएगा इस वाले क्लस्टर में। तो ये हायरार्की की तरफ जा रहा है, मतलब देखो ये क्लस्टर मतलब थोड़ा सा ये बड़े डेटा पॉइंट्स की ओर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और एक और चीज है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वो है हमारा पीसीए, जो कि है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब भैया इसका एग्जांपल तो बहुत ही आसान है, इसका एग्जांपल ये है कि देखो ये जो हमने बोला ना, अब इसका उल्टा कर, उल्टा, या फिर बोल दो कि भैया आप ये जो करा रहे हैं ना रिवीजन, ये ही पीसीए के अंदर आएगा। कैसे? पीसीए का मतलब है कि मैंने बोला ना कि इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि अब हम बड़े क्लस्टर से छोटे क्लस्टर्स पे आ रहे हैं। मतलब देखो जब हम बड़े क्लस्टर से छोटे क्लस्टर पे आ रहे हैं तो समझो ये एक और डेटा पॉइंट है, तो इसको, ये पहले वेजिटेरियन था, अब इसने अनियन खाना भी छोड़ दिया। जब वो यहां पे आया तब उसने मतलब इस पनीर टाइप के चीजों को खाना भी छोड़ दिया, तो वो वीगन बन गया। तो अब उसके पास हर वो डिटेल्स है जो एक वेज के पास होना चाहिए, जो इसके पास होना चाहिए, और इसके पास तो होना चाहिए ही। मतलब उसके पास हर एक डिटेल्स प्रेजेंट है। जैसे मैं तुम्हें अगर सच बात बताऊं तो मशीन लर्निंग का अगर मैं एक डिटेल्ड कोर्स अगर लाऊं, डिटेल्ड मतलब हर कुछ यहाँ पे मेंशन है, आसान भाषा में, डेटा पॉइंट्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, सब कुछ के साथ, पाइथन कोड के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, तो मशीन लर्निंग का कम से कम 300 घंटे का कोर्स होना सकता है भाई। पर वही चीज तुम यहाँ पे 1 घंटे में सीख रहे हो। अगर मैं बस इतना ही सिखा दूं तो 300 घंटे का कंटेंट तुमको 1 घंटे में बिल्कुल डिटेल तरीके से सिखाया जा रहा है। कुछ कुछ चीजों को ओमिट करा जा रहा है, पर कुछ कुछ चीजों को तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है ना। तो ये है पीसीए, मतलब हर एक डेटा जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, पर बहुत प्रिसाइज मैनर पे है। ठीक है, बहुत प्रिसाइज मैनर पे है, तो इसको हम बोल देंगे हमारा पीसीए का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे अगले स्लाइड में, जो कि है हमारा रीइंफोर्समेंट। अब ये दोनों एल्गोरिथम्स बहुत ही आसान है,
और बहुत मतलब कुछ है भी नहीं ज्यादा। अब देखो रीइंफोर्समेंट में पहला जो है वो है हमारा क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग मतलब देखो रीइंफोर्समेंट में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे करना क्या होता है भैया। भैया यहाँ पे बोल दिया कि हमको यहाँ पे पंगा लेना होता है। अरे पंगा लेना मतलब भैया आपने ही बोला ना कि हमने बस अपने दोस्तों से सीखा और मोहल्ले के 4 लड़कों से बोल दिया कि हाँ चल दिखाते हैं कैसे करते हैं ड्रिबल। हाँ मतलब वही पंगा लेना। अब देखो मैंने जब यहाँ पे तुमको सिखाया तो मैंने क्या दिखाया यहाँ पे मैंने तुमको दिखा दिया कि अगर तुम इन तीनों वे से जाओगे, पहला वे, दूसरा वे, तीसरे वे, इन तीनों वे से अगर तुम जाओगे तो तुमको स्टॉप करा जाएगा, यानी कि तुमको रुक दिया मतलब तुमको रुकवा दिया जाएगा, तुम अब गोल नहीं कर पाओगे। पर अगर तुम 4 नंबर वे से जाओगे तो तुमको पता चल गया कि अच्छा अगर इन तरीके के डिफेंडर्स के साथ मेरा पाला पड़ा तो मुझे हमेशा ऐसे जाना है, ड्रिबल को ऐसे करना है। तो यहां पे मुझे क्या मिला? सक्सेस, है ना। मतलब मुझे इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए सक्सेस मिला। यही क्यू लर्निंग है। मुझे जब यहां पे मिलेगा, लिखेंगे हम सक्सेस आफ्टर एक्शन। तो यही हम बोलेंगे कि ये हमारा क्यू लर्निंग है और हम इस एक्शन को याद कर लेंगे, रिमेंबर। और आने वाले जो भी हम सब खेलेंगे तो हमारा ऑपरेशन ही रहेगा ये कि पहले इस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। मतलब अब जब आगे हम फुटबॉल खेलने जाएंगे तो हम ट्राई करेंगे, जब हम गोल करने के लिए जाएंगे आगे तो हमको ये ट्राई करना पड़ेगा कि भाई देखो पहले तो हम जाएंगे और वो चौथा जो हमारा जो एक्शन था हम वही पहले परफॉर्म करेंगे ताकि पहले ही गोल स्कोर कर दे और डिफेंडर्स के अंदर अपने लिए डर बैठा पाए। ठीक है। तो जब हमको किसी एक्शन की बदौलत सक्सेस मिलेगा तो हम उस एक्शन को याद रखेंगे और अगली बार सेम तरीके इनपुट के लिए उस एक्शन के बेसिस पर परफॉर्म करेंगे और उसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे। ये है क्यू लर्निंग। और दूसरा जो है इसी तरीके का उसको हम बोल देंगे डीप क्यू नेटवर्क। अब समझ लो कि भैया ये क्या है। क्यू नेटवर्क के मतलब कि ये तो पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही करना पड़ता है। अब तुम आ गए एक बड़े मंच पे जहां पे तुम्हारे सामने डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं हमारे टॉप टॉप डिफेंडर्स, जैसे संदेश झिंगान, सुभाशीष बोस। ठीक है, ऐसे ऐसे डिफेंडर्स आ गए। तब तुम क्या करोगे? अब तुम इनको तो इन लोगों की तरह टपरी मार के तो नहीं हरा सकते ना, क्योंकि ये तो मतलब भारत के एकदम टॉप नॉच डिफेंडर्स हैं, है ना। अब इनको तो ऐसे मतलब पागलों की तरह हरा नहीं पाओगे। तो क्या करोगे? अब तुम्हारा लगेगा तुम्हारा ब्रेन। तुमको पता है कि ये सेंटर बैक है और ये राइट बैक है या फिर लेफ्ट बैक है, मुझे नहीं पता भाई। देखो मतलब ये दोनों दोनों पोजीशंस पे है तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक कॉमन पोजीशन निकालो। कॉमन पोजीशन जिस पोजीशन से मैं इनको भी बीट कर सकता हूं, इनको भी बीट कर सकता हूं। ठीक है। तो जब मेरे पास मुझे ये पता है कि ये वाला एक्शन मुझे परफॉर्म करना है, मेरे पास 4 नंबर एक्शन तो परफॉर्म के लिए है ही। पर मैं ये 4 नंबर एक्शन जब इन दोनों के वीक पॉइंट के थ्रू से, समझ लो कि अगर मतलब संदेश सर का वीक पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पे सामने जाके जाऊं तो ये उनका वीक पॉइंट है, और शुभाशीष सर का ये है कि इनके पास जाके ड्रिबल करके यहां से जाना होता है। तो मैं दोनों को क्या करूंगा, तो मुझे अगर यहां से अगर गोल करना है तो मुझे क्या करूंगा, मैं पहले यहां से जाऊंगा। रुको थोड़ा सा एक और इंक देते। मैं पहले यहां से आऊंगा
और पहले इनको ड्रिबल करके इनको भी ड्रिबल करके यहां से निकलूंगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने अपना ब्रेन लगाया, यानी कि कंप्यूटर के टर्म पे बोले तो क्या यूज करेंगे, अपना नॉलेज लगाया। भैया नॉलेज कहां से मिला, नॉलेज मिला हम जो एक्शंस में फेल हुए थे ना, तो उस फेलियर से हमने सीखा, हमने इस फेलियर से भी सीखा, और फेलियर से सीखने के बाद हमारे सक्सेसफुल एक्शंस को हमने उस फेलियर के साथ कंपीट किया और फिर बाहर निकले। मतलब हमको पता है, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बोल दूं, तो हमको पता है कि इंजीनियरिंग जब तुम कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो सेमिस्टर के एक रात पहले पढ़ना पड़ता है, एक रात पहले पढ़ना पड़ता है, तब कॉफी पीना पड़ता है, ठीक है, और तब 3000 पेजेस का किताब भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हें ये पता तो चल गया, पर तुम्हें ये तो है तुम्हारा एक्शन, सक्सेसफुल एक्शन, तुमने पिछले सेमेस्टर में ये किया, तुमने शायद तुम्हारे सेकेंड सेमेस्टर पे ये किया, वैसे सेकेंड सेमेस्टर में तो तुम इतने बकैती करोगे नहीं, तो सेकेंड सेमेस्टर पे तुमने जब ये किया और अब तुम थर्ड सेमेस्टर में, तो अब तुम क्या करोगे, तो अब तुम्हें पता है कि तुमको ये करना होता है, पर अब तुमने चैट जीपीटी का यूज किया और इस 3000 पेजेस के पढ़ाई को तुमने 80 पेजेस का बना दिया। तो ये लगाया ना तुमने ब्रेन, तुमने रिवीजन नहीं किया, रिवीजन है तुम्हारा करेक्ट एक्शन, तुम्हारा रिवीजन है तुम्हारा करेक्ट एक्शन, और तुमने रिवीजन के करेक्ट एक्शन को यूज किया और अपना नॉलेज लगाया कि हाँ मुझे पता है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई या फिर हमारा जो परप्लेक्सिटी है इसको यूज कैसे करते हैं। तो इस तुम्हारे तुम्हारे उस नॉलेज को तुमने काम पे लगाया और यहां से तुमने ये आंसर निकाल लिया, और ये तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अच्छा तो मुझे अब क्या करना पड़ता है। पर भैया अगर आप टेक्निकल टर्म से बोले तो क्या बोलेंगे, समझो रीइंफोर्समेंट में हमको शायद ये जो है, समझो ये डेटा पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ दिखाऊं, तो ये ग्राफ है। अब मुझे पता है कि अरे कि मेरा डेटा अगर यहां पे लाई करेगा, अगर मेरा डेटा, भैया बेहतरीन डिजाइन बन गया, छोड़ दो, हाँ, अगर मेरा डेटा यहां पे लाई करेगा तो इसका मतलब कि मुझे सक्सेस मिलेगा। मतलब अगर, या सोचो कि अगर मैंने ये बोल दिया कि अगर मेरा डेटा यहां पे भी लाई करता है तो भी मुझे सक्सेस मिलेगा। पर मुझे इतना पता है कि अगर मेरा डेटा यहां पे लाई करता है, एग्जैक्ट यहां पे, तो मुझे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मेरा जो डेटा यहां पे प्रेजेंट है, अब मेरा डेटा तो है ही भोला भाला, वो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसको क्या लगा कि अगर देखो कि अगर मेरे पास कुछ अपना एडजस्टिंग अगर एलिमेंट है, तो मैं एडजस्ट करके अपने एलिमेंट को कैसे यहां पे ला सकता हूं। अगर जब मैं इसको यहां पे लेकर आ गया, तो ये जो डेटा है आउटलायर से डायरेक्ट रिजल्ट देने वाला डेटा बन जाएगा। भैया आउटलायर का मतलब ये है कि जो हाथ से बाहर है, हाथ से बाहर है, सिंपल याद रखो, हाथ से बाहर वाला डेटा वो है आउटलायर, ठीक है। मतलब जिस डेटा को हम बोलेंगे कि ये जो हमारा सक्सेस जगह है ना, ये इसको तो हम बोल रहे हैं कि ये सक्सेस जगह, ये जो रेड वाला जगह है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो जगह है ना, ये तो सक्सेस एरिया है। अगर इस सक्सेस एरिया में हमको आना है, तो इस डेटा को इधर आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे हम नहीं आ पा रहे तो ये सक्सेस नहीं होगा, तो ये क्या होगा, आउटलायर। मतलब हम इन क्लस्टर्स के बीच में नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये हम बोल देंगे आउटलायर। इसको ऐसा नहीं होना है, इसको ऐसा नहीं होना, इसको यहाँ पे आना है, समझ में आ गया, इसको यहाँ पे आना है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तब हमको पता चल जाएगा, मतलब अगर इसने कुछ ऐसा एक्शन लिया, हमने इस डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, अब इस डेटा को मैनिपुलेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे लेकर आ गए, यहाँ पे लेकर आ गए, जब यहाँ पे लेकर आ गया तो हमको सक्सेस मिल गया। पर
हमको ये पता चल गया कि अच्छा डेटा को मैनिपुलेट ऐसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई डेटा आएगा तो मेरा ये जो मशीन है ये मेरे को बोल देगा कि देखो तुम्हारा डेटा अगर यहाँ पे रहा तो इसको हम आउटलायर बोल देंगे, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कर देगा, ये कोई आंसर नहीं देगा, तो इसको तो मैनिपुलेट कर दो, ऐसे कर दो मैनिपुलेट ऐसे। अब वो मैनिपुलेशन टेक्निक बता देगा, उसके पास वो नॉलेज है, उसके पास वो नॉलेज है कि अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ पे काम नहीं होगा, सक्सेस नहीं आएगा। तो जब वो नॉलेज यहाँ पे उसने काम पे लगा लिया तो क्या होगा, अब वो यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ पे आ गया तब उसने क्या कर दिया, अब उसने बोल दिया कि देखो भैया मुझे मिल गया मेरा सक्सेस। अब इस नॉलेज को लगाने के बाद उसने सक्सेस को गेन कर लिया। तो इसने यहाँ पे खुद का ब्रेन लगाया, खुद बता दिया इसने कि इस जगह पे तुमको मैनिपुलेट करना है, डेटा के इस पॉइंट पे करना है। ये प्रीवियस नॉलेज से हमने एक्सपीरियंस गेन किया और वो एक्शन के मार्फत हमने सक्सेस को प्रेडिक्ट कर दिया। ये है रेइंफोर्समेंट। अब हम आएंगे हमारे लास्ट जो मतलब लर्निंग्स है उस पे, जो है सेमी सुपरवाइज्ड। इस पे बस दो ही एल्गोरिदम्स है, ठीक है, पिछले वाले की तरह। अब ये तो मतलब हर कोई इंडियन रिलेट कर पाएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम बैक बेंचर हो तो तुम्हें तो सबसे ज्यादा ये एल्गोरिदम समझ में आएगा। भैया आपको भी समझ में आया था? हाँ, मतलब भैया आप भी बैक बेंचर थे, गर्व से। हम गर्व से बैक बेंचर थे, ठीक है। अब देखो सेमी सुपरवाइज्ड क्या है। सेमी सुपरवाइज्ड में हमने क्या बोला कि हमारे पास सेमी सुपरवाइज्ड में क्या होता है, कुछ कुछ पता होता है, कुछ कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। कोच सर ने हमको बता दिया कि खेला ऐसे जाता है, पर फिर हमने अपने अपना प्रैक्टिस कर लिया, या फिर हमने उस एक खेल को देखकर हमने सीख लिया। जैसे सुपरवाइज पे हमको सीखने को मिला, सुपरवाइज पे हमने सीखने को मिला ना, ये सब सीखने को मिला ना, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि अब सेमी सुपरवाइज में हम क्या बोलेंगे। पहले तो बोलेंगे लेवल प्रोपागेशन। भैया एल्गोरिथम पे आ गए? हाँ, बोलना पड़ता है ना भैया कि कब रियलिटी से हम फिर से एकेडमिक्स पे आ गए। अरे भैया रियल लाइफ में तो एकेडमिक्स सिखा रहे हैं। अब देखो फालतू बातें बाद में। रियल प्रोपागेशन का मतलब क्या है, अगर तुम, वही मैंने बोला, अगर तुम एक बेहतरीन स्टूडेंट हो, बैक बेंचर हो, तो तुमको ये लाइन तो जरूर पता होगा। एग्जाम दे रहे हो भाई, 15 मार्क्स का सवाल है भाई, 15 मार्क्स। तू बस 2 लाइन बता दे, 2 लाइन, 2 लाइन में बता दे कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा का पूरा मैं लिख लूंगा भाई, तू बस 2 लाइन बता दे स्टार्टिंग का। 2 लाइन में तुम्हारे प्यारे दोस्त ने 2 लाइन में तुम्हारे पूरे डिटेल्स को शॉर्ट में बोल दिया, तुमको सुपरवाइज करवा दिया उसने, पूरा सुपरवाइज करा दिया, पूरा 15 मार्क्स, मतलब 150 लाइन का आंसर, सॉरी 150 लाइन का तो आंसर होगा ही नहीं 15 मार्क्स का, 900 लाइन का आंसर तुम्हारे अच्छे दोस्त ने बस 3 लाइन में बता दिया, बस 3 लाइन में बता दिया। अब इस 3 लाइन में तुमको सुपरवाइज्ड होने का मौका मिल गया। अब तुम 3 लाइन से हो गए सुपरवाइज्ड, और अब तुम्हें भी लिखना है, पर तुम हो अब काबिल। अब तुमने 903 लाइन लिख दिए, और ये जो तुमने लिखा, ये अपने से लिखा। तो ये है लेवल प्रोपागेशन। समझ में आया? भैया डेटा पॉइंट से समझाओ। डेटा पॉइंट से अगर हम समझाए तो ये बोल दिया मैंने कि देखो मैंने पहले डेटा को ट्रेन किया कि ये होता है सर्कल और ये होता है स्क्वायर, ठीक है, ये होता है सर्कल, ये होता है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल बोल दो, स्क्वायर नहीं क्वाड्रिलेटरल बोल दो। जब हमने ये वाला शेप दे दिया और पूछा कि ये कौन से शेप के अंदर आएगा, भैया ये तो थोड़ा सा सुपरवाइज्ड ही हो गया ना। नहीं देखो सुपरवाइज्ड में ये होता है, सुपरवाइज्ड में ये दे दिया सर्कल, ये दे दिया, इसको हम बोल दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल,
और इसको बोल दिया, बोलो अब ये क्या है, तो ये प्रेडिक्ट कर देगा। वैसे यहाँ पे प्रेडिक्ट हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोलकर ऐसे बोल दूं, रुको ऐसा भी नहीं, हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक बना देते हैं, हाँ अगर मैं ऐसे बोल दूं, अब देखो ये तो किसी भी एंगल से कोऑर्डिनेटर नहीं लग रहा, पर है क्योंकि यहाँ पे 4 लैटरल्स हैं, 1 2 3 और 4। पर यहां पे अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दिखा दिया तो ये तो ना इसके बराबर है और ना इसके बराबर, तो ये है सेमी सुपरवाइज्ड। जब उसे पता चल गया, उसको मतलब बेसिक्स देखना है, उसको बेसिक्स दिख गया कि 4 लैटरल्स होंगे तो उसको हम कोऑर्डिनेटर बोल देंगे। अब उसको ये दिखा ही नहीं कि ये ट्रायंगुलर शेप है, वो देखेगा ही नहीं, उसको मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा बोल देगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई मीम नहीं है, ये एग्जैक्टली है। तो पर यहां पे क्या होता है, उसको ऐसे टाइप का ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो ऐसा ही होगा। मतलब अगर हम ये बोल देंगे कि हमको हमारा मशीन अगर कैट और डॉग से अगर वो सुपरवाइज्ड है, तो हम पहले तो दिखाएंगे नॉर्मल कैट, मतलब व्हाइट फर वाला कैट दिखाएंगे, उसके बाद एक ब्लैक फर वाला कैट दिखा देंगे और बोल देंगे, पूछ देंगे कि बोलो ये क्या है, तो वो बोल देगा ये कैट है। पर हम सेमी सुपरवाइज्ड में ये नहीं बोलेंगे, हम एक जगह पे रखेंगे ह्यूमंस को, दूसरी जगह पे रखेंगे एक किसी और एनिमल को, और फिर शायद हमने किसी गधे को रख दिया, ठीक है। अब जब मैंने समझ लो एक क्रोकोडाइल को रखा, क्रोकोडाइल उस गधे की तरह कतई नहीं दिखता, पर उसको क्या दिखा कि यार इस गधे के पास भी 4 पैर है और इसके पास भी 4 पैर है, यानी कि ये इसके अंदर आएगा, ये इस लेवल के अंदर प्रोपागेट करेगा। ये है मतलब अगर मैंने ये बोल दिया कि ये है ह्यूमन और ये है एक, अच्छा हम थोड़ा सम्मान देते हैं, गोट, और ये है क्रोकोडाइल। अब समझो, तो ये है क्रोकोडाइल। अब समझो, जब उसको ये दिखा कि यार इस पे 4 पैर है और यहां पे भी 4 पैर है, तो इसका मतलब ये क्रोकोडाइल इस वाले लेवल पे प्रोपागेट, इस वाले लेवल पे प्रोपागेट कर देगा, ये होगा केस। पर यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो एंट्री है ना, यहां पे अगर सुपरवाइज की बात करें तो सुपरवाइज में क्या होता है, ये अगर गोट है तो यहां पे थोड़ा सा ठीक ठाक लिख देते हैं, अरे भाई ये अगर गोट है तो यहां पे हम पूछेंगे डोंकी को, डोंकी को पूछेंगे, डोंकी को पूछेंगे नहीं, एक और गोट को ही पूछेंगे, एक और गोट को ही पूछेंगे, डोंकी नहीं पूछेंगे वहां पे, समझ में आया, डोंकी नहीं पूछेंगे वहां पे, रुको, ओ सॉरी, डोंकी नहीं पूछेंगे, गोट ही पूछेंगे। जो दिया गया है उसको ही अगर हम पूछ रहे हैं तो वो होगा सुपरवाइज्ड, और जो दिया गया है अगर उस टाइप का कुछ पूछ रहे हैं, थोड़ा सा सिमिलरिटीज देकर कि देखो हमने ये बता दिया कि देखो 4 पैर है, हमने ये बता दिया कि अगर 4 पैर में कुछ होगा तो उसको अपने लेवल में रख देना। भाई अनसुपरवाइज्ड में तो ये होता नहीं, अनसुपरवाइज्ड खुद देखता है कि इसमें क्या सिमिलरिटीज है, इसमें और इसमें, अच्छा इसमें 4 पैर है, इसमें भी 4 पैर है, तो ये सिमिलरिटी जब मशीन खुद पता करता है तब उसको हम बोलेंगे अनसुपरवाइज्ड। और जब मशीन इसको देखकर पता चलेगा, मशीन को हमने बता दिया कि देखो 4 पैर होंगे तो एक लेवल पे आ जाएगा, 2 पैर पे चलेगा तो इस लेवल पे आ जाएगा, 4 पैर होंगे तो यहां पे आएगा, और अगर 2 पैर होंगे तो यहां पे आएगा। जब हम इसको बता देंगे, सुपरवाइज कर देंगे, तब क्रोकोडाइल जैसा एंट्री पता करेगा कि अच्छा इसको यहां पे लाना है। समझ में आई बात। और दूसरी बात है जिसको हम बोलेंगे सेल्फ ट्रेनिंग। भैया सेल्फ ट्रेनिंग यानी कि जो
आपने अपना एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल सेल्फ ट्रेनिंग, यानी कि जो मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने कैसे फुटबॉल सीखा। ठीक है, घर पे किसी को ना बताते हुए मैंने एक फुटबॉल खरीदा, उसको लेकर मैं खेलने गया, खेलने के बाद हाथ पैर तोड़ के घर के ऊपर वापस आया। ठीक है, एक एक क्रैक का जो मतलब सिलाई है वो तो आज भी मेरे पैर में है। तो ये मतलब मैंने खुद को सीख मतलब मैं खुद से खुद सीख गया। मैंने बस एक चीज किया, मैंने क्या किया था, मैंने पहले क्या किया था, मैंने रोनाल्डिनो को देखा था, रोनाल्डिनो को खेलते हुए देखा। ठीक है, उनका जो स्किल्स था वो स्किल्स मैंने सुपरवाइज किया अपने कोच से, मैंने कोच से सुपरवाइज किया, सुपरवाइज्ड बाय कोच। ठीक है, एंड प्रैक्टिस माई सेल्फ, एंड प्रैक्टिस। ये जब किया, ये मैंने खुद से किया और ये कोच से करवाया। तो कोच ने किया सुपरवाइज और प्रैक्टिस किया खुद, तो ये हो गया सेल्फ ट्रेन। यानी कि जब हम, अब देखो, अगर मैं इसी एग्जाम्पल पे वापस आऊं तो क्रोकोडाइल के लिए तो इसने बता दिया। अब अगर अगर मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, हालांकि ये कोई असली जीव है ही नहीं, मैंने बस नीचे यहाँ पे 4 डंडे रखे, और अगर इसका इमेज मैंने अगर यहाँ पे दे दिया तो इसको बिना कुछ देखे ही पता चल गया भाई ये जो है ये ईच वाले लेवल में आएगा। तो ये है सेल्फ ट्रेन, मतलब मैंने इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया कि मुझे पता चला, कि मुझे इतना पता चल गया कि भाई देखो 4 पैर मतलब तुमको इसके अंदर ही आना है, मुझे और कुछ नहीं पता, तुम्हें इसके अंदर ही आना है। ठीक है, ठीक है, तुमको बेसिक समझ में आ गया ना कि 4 पैर है, हाँ, तो मतलब तुमको गोट लेवल के अंदर ही आना है। ठीक है, तो ये जो था अब तक मैंने तुमको पूरा का पूरा ये जो लेक्चर है तुमको मैंने समझा दिया। अब मैं अगर एक शॉर्ट तरीके से बोलूं तो ये होगा, अब मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि ये है सुपरवाइज्ड और एस अनसुपरवाइज्ड। अब एक ही एग्जांपल से समझाता हूं, यू री इन्फोर्समेंट। अगर समझ में आ गया है तो फिर इस जगह से तुम वीडियो को बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर और सेमी सुपरवाइज्ड, एस एस। अब अगर इस चारों को मैं एक साथ बोल दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, मैं यह बोल सकता हूं कि देखो ये एक लेबल है, ये लेबल है गोट, ये लेबल है गोट का, और ये लेवल है रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये लेवल है ह्यूमन का। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं, असली बकरी है, बकरी मैं वाला बकरी। ठीक है, तो ये वो जो बकरी है। अब देखो, अब जब मैंने ये रखा तो मैंने पहले तो मशीन को सिखा दिया, पहले मैंने मशीन को सिखा दिया, काम खत्म। तो जब ये आया तो इसको पता चल गया मुझे इस लेवल पे जाना है, तो ये मशीन को पता है इसके लर्निंग के बारे में, इसके लर्निंग के बारे में मशीन को पता है। गोड बोल के मैंने बता दिया, अगर गोड कोई बोले और अगर ये इमेज तुमको दिखाएगा तुम उसको गोड बोलोगे, तो मशीन ने इसको देखने के बाद इसको गोड बोल दिया। आ गया समझ, काम खत्म। अब जब यही चीज
हम ऐसा बनाएंगे, हालांकि ये गोट से लगभग 10,000 गुना बड़ा है, पर जब उसको ये दिखेगा कि यार ये मेरी तरह है, तो वो इसको भी गोट बोल देगा, ह्यूमन नहीं बोलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो इसको ये ह्यूमन नहीं बोलेगा, क्योंकि ह्यूमन तो रेक्टेंगल है। ये हो गया काम खत्म। और अगर हम ये चीज बोले तो ये हो गया सेमी सुपरवाइज्ड, है ना, यही बताया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, उसको ये दिख गया, ये दिख गया। अब अगर देखो, पहला तुझे ये दिखा, और अब मैंने फिर से वो एग्जांपल दे दिया। इस एग्जांपल को देने के बाद इसने पहले तो बोला कि नहीं ये गोट है, पर मैंने उसे बोला नहीं, उसने इसको पकड़ा, फिर उसने बोला नहीं ये ह्यूमन है, उसने बोला नहीं ये ह्यूमन है, फिर मैंने बोला यस। तो जब मैंने इसको बोल दिया कि हाँ तुमने सही कहा कि ये ह्यूमन है, तो उसको फिर समझ में आ गया कि अगर स्ट्रक्चर बड़ा हो या छोटा, मुझे ये देखना है कि इसका भी क्वाड्रिलेटरल का शेप इसकी तरह मैच खा रहा है, तो इसको हम ह्यूमन बोलेंगे। तो रीइंफोर्समेंट ये सीख गया, हिट एंड ट्रायल करके सीख गया, और वो आगे से याद रखेगा कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा भी हो तो भी ह्यूमन है, और अगर ऐसा हो तो भी ह्यूमन है। समझ में आ गया? थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा है पर फिर भी। अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या है भैया? अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या है? ना तो मुझे ये पता है कि ये क्या है, और ना ही मुझे ये पता है ये क्या है। ये आ गया एक बंदा ऐसा, मशीन को दिख गया कि भाई तुम तो हो मेरे जैसा, तो जब मशीन को ये दिख गया तो उसको और कुछ नहीं दिखा, उसको ये भी नहीं पता कि ये है क्या, उसने बस बोल दिया देखो वो बाबूराव की तरह, तू तोतला मैं भी तोतला, मेरा गांव वाला रे बाबा मेरा गांव वाला, तो उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया भाई भाई। समझ में आया? ये है अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, जितना हो सका मैंने उतने आसान तरीके से समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और इतने समय तक अगर जुड़े रहे तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा थैंक्स। अगर इस वीडियो को आप लोगों को मतलब देखने के बाद कुछ भी अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा मतलब कम टाइम लेके एक और अच्छा एक्सप्लेनेशन की तरफ आके और भी ज्यादा कुछ समझाऊं, तो मुझे प्लीज कमेंट में बताओ। ठीक है, और इस वीडियो का जो नोट्स होगा वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। सो आई होप जो मैंने तुम लोगों को समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड लेट्स कंक्लूड द सेशन एंड बाय बाय।